हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। हम लोग इस सीरीज़ में दोस्तों स्टडी कर रहे थे घटना चक्र 2023 जो कि लेटेस्ट एडिशन है, उसी चीज़ को स्टडी कर रहे थे। अगर आप लोग यूपी पीसीएस 2024 या साथ ही साथ आरओ 2023 या बीपीएससी 69वीं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये सीरीज़ जरूर देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं रिपीट होते हैं और साथ ही साथ जो ऑप्शंस और एक्सप्लेनेशन है वहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इस पर इंडियन ज्योग्राफी पे लगभग 7 से 8 क्लासेस बन चुकी हैं और हम लोग जल्दी ही 1 से 2 दिन में इसकी बायोलॉजी की क्लास भी लेकर आएंगे ताकि बायोलॉजी पर भी क्लास हम बना सकें जो है कि तो एक साथ हम लोग दो चीज़ों को कवर करेंगे और साथ ही साथ टेस्ट पेपर वगैरह सारी चीज़ें भी कवर करेंगे। तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल ही और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी चीज़ आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। 2023 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बेहद ही अच्छे कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे, आप प्लेलिस्ट में एक बार चेकआउट कर सकते हो उन सभी चीज़ों को। तो आप बिल्कुल अभी से अभी जुड़ जाइए। और चलिए आज हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो पढ़ रहे थे दोस्तों, तो उसमें हम लोगों ने पूरी डिस्कस कर लिया था और लगभग 14 क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए थे, 13 से 14 जो रिपीट क्वेश्चन थे। और यहाँ पे आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से आपको पीडीएफ इजीली मिल जाएगी। आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, वो मेरा नंबर नहीं है, वो एक प्रोवाइडर का नंबर है जो पीडीएफ आपको दे देता है। और बाकी डिस्कशन ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में? ट्रांस हिमालय महान हिमालय के बीच या शिवालिक और महान हिमालय के बीच, ट्रांस हिमालय या शिवालिक के बीच, शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच। तो हम लोगों ने कल की क्लास में ये पढ़ा था कि सबसे ऊपर तो आपको देखने को मिलता है ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मिडिल हिमालय यानी लघु हिमालय, और उसके बाद हम सबसे नीचे देखते हैं शिवालिक हिमालय। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में आपका लघु हिमालय एग्जिस्ट करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखी थी। जैसे अगर आप देखेंगे कि लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय का अनुदैर्घ्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर कुछ इस प्रकार है, यानी सबसे ऊपर मिलेगा ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? तो भाई चाहे पश्चिमी पूछ ले चाहे आपसे पूरब पूछ ले, लेकिन आपको ध्यान इस बात पे देना है बस कि ये दक्षिण से उत्तर पूछ रहा है या उत्तर से दक्षिण। तो आपको अपना नॉर्थ से साउथ अपना सेट कर लेना है। ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। तो सबसे ऊपर आपको मिलते हैं ट्रांस हिमालय, फिर आपको मिलेगा आपको ग्रेट हिमालय, फिर आपको मिलेगा लघु हिमालय यानी मिडिल हिमालय, फिर आपको मिलेगा शिवालिक हिमालय। तो अब आपसे पूछा जा रहा है दक्षिण से उत्तर, तो सबसे पहले शिवालिक, फिर आपका लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय। तो इस आधार पे अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि शिवालिक है, फिर लघु है और फिर महान हिमालय है। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब हम आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी का निर्माण शिवालिक पर्वत के रूप में हुआ है, जबकि सबसे प्राचीन श्रेणियों की बात करेंगे तो अरावली मानी जाती है। तो यहाँ पर भी आप देखिए भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है और जो कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शिवालिक का जो निर्माण हुआ है वो कौन से युग में हुआ है, प्लायोसीन में हुआ है या मेसोजोइक में हुआ है या टर्सरी युग में हुआ है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर रखी हैं कल की क्लास में। आगे देखते हैं, अधोलिखित उच्चावृत आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, कराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो आइए आगे और हम प्रश्न को समझते हैं, फिर हम लोग समझेंगे इसको। अब यहाँ पे कह रहा है कि उपरोक्त उच्चावृत आकृतियों को दक्षिण से उत्तर की ओर, ध्यान देना दक्षिण से उत्तर की ओर हमें दर्शाना है। तो अब नीचे ना जाके हम लोग डायरेक्ट यहीं पे उत्तर देख लेते हैं। तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले हमें ऊपर मिलेगी कराकोरम रेंज सबसे ऊपर, फिर उसके बाद आपको मिलेगी लद्दाख रेंज, ये भी हमने समझा था, फिर उसके बाद आती है जास्कर रेंज और फिर उसके बाद आपकी धौलाधर जो रेंज होती है वो आ जाएगी। तो अब दक्षिण से उत्तर कह रहा है यानी हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो सबसे पहला क्रम आपका आएगा किसका? धौलाधर का आएगा, यानी सेकंड नंबर पे दिया था। फिर उसके बाद आपका आएगा जास्कर श्रेणी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धौलाधर, जास्कर, फिर लद्दाख और फिर कराकोरम। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय से संबंधित हैं, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय की है। तो किसकी है ये? धौलाधर लघु हिमालय की, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे,
निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी? उत्तर दिशा की ओर यानी कि उत्तर दिशा की ओर बताना, यानी कि साउथ से चलते हुए नॉर्थ की ओर हमें जाना है। इस चीज़ पर ध्यान देने वाली बात होगी ये आपकी। तो अब जरा हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं इसके अपने आंसर को। तो देखिए, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल, लद्दाख, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। पीर पंजाल से अगर हम नीचे से शुरू करते हैं तो पीर पंजाल के बाद हमें जास्कर देखने को मिलेगी, जास्कर से लद्दाख देखने को मिलेगी, लद्दाख से कराकोरम। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे नीचे आपको मिलेगी पीर पंजाल श्रेणी, फिर उसके ऊपर आपको मिलेगी जास्कर श्रेणी, फिर उसके ऊपर आपको मिलेगी लद्दाख श्रेणी, फिर उसके ऊपर आपको मिलेगी कराकोरम श्रेणी। तो यही तो आपका होता है विस्तार, लेकिन नीचे से ऊपर पूछा जा रहा है यानी उत्तर की ओर, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं बी ऑप्शन। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियां क्रमशः पीर पंजाल होगी, लद्दाख जास्कर होगी, लद्दाख होगी, फिर कराकोरम होगी। ध्यान देने वाली बात है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जिसमें अभी हमने धौलाधर भी पढ़ा था। बाकी सभी पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में स्थित होती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम की ओर का मतलब हो गया ईस्ट से वेस्ट की ओर आना है। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे तो आपको इतनी बातें याद रखनी है कि सबसे पहले आपको सिक्किम में यहाँ पे कंचनजंगा देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ईस्ट में कंचनजंगा देखने को मिलेगी। उसके बाद नेपाल में माउंट एवरेस्ट देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद और आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अन्नपूर्णा देखने को मिलेगी, और उसके आप आगे बढ़ेंगे तो धौलागिरी देखने को मिलेगी। तो ये एक सीरीज हो जाएगी जो कि बी ऑप्शन में कवर होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी श्रेणी है? अजंता श्रेणी, कैमूर श्रेणी, पालकोंडा या पटकोई श्रेणी? अब यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, पटकाई श्रेणी, क्योंकि इसी को अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड कह दीजिए या मणिपुर में इसी नामों से जाना जाता है। जबकि अजंता, कैमूर, पालकोंडा श्रेणी जो कि पठारी क्षेत्र के हिस्से हैं और ये भारत की सबसे प्राचीन श्रेणियों में आते हैं। जबकि आपसे क्या पूछा जा रहा है? नवीनतम श्रेणी पूछी जा रही थी। आइए यहां समझते हैं। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, उपयुक्त में से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी इसलिए पटकाई बूम हो गई। अब आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई श्रेणियों से संलग्न नहीं है? अब यहीं पे आप गलती कर देते हैं कि संलग्न है या संलग्न नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आप देखेंगे कि ये त्रिपुरा इससे संलग्न नहीं है, जबकि इन तीन के साथ एक अरुणाचल प्रदेश को आप जोड़ लीजिए, ये इनसे संबंधित है। मेघालय भी आपका आ जाएगा, लेकिन त्रिपुरा नहीं आएगा, क्योंकि जब आप नॉर्थ ईस्ट के मैप को देखते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला एरिया होता है, ये आपका त्रिपुरा हो गया। जबकि इसकी रेंज कहाँ होती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और यहाँ पे आपका मिजोरम। तो इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जबकि त्रिपुरा में ये देखने को नहीं मिलती है। व्याख्या में भी समझते हैं। पटकाई श्रेणियां आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियां त्रिपुरा से संलग्न है। कौन सी? मिजो पहाड़ियां। अगला पूछा जा रहा है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, गलत। पंजाब में गलत, उत्तराखंड में गलत, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पीर पंजाल मध्य हिमालय में स्थित है और मध्य हिमालय जम्मू कश्मीर में विस्तारित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। यानी हिमाचल प्रदेश भी अगर ऑप्शन होता तो उसको भी हम लोग देख सकते थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 23, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे इस वीडियो लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी नए चैनल से जुड़ सकें और हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज़ें प्रोवाइड करते रहें। पीडीएफ के लिए मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, यही सेम पीडीएफ आपको ओरिजिनल क्वालिटी मिलेगी, आप देख सकते हैं, वहाँ पे बात कर सकते हो उनसे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि अटल टनल से संबंधित क्या चीज़ें सही हैं। पहली चीज़, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, तो ये बात बिल्कुल सही है, जिसको हम लोग BRO कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फिर यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है,
यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो अब आते हैं दूसरे और तीसरे कथन को चेक करने के लिए। तो आइए सीधे हम देख लेते हैं, ये आरओ के मेंस में पूछा गया प्रश्न 2016 में, तो क्यों नहीं 2023 के आरओ में आ सकता है, इसलिए रिपीट हो सकते हैं प्रश्न। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, चारों ही बातें सही हैं। टनल जो होती है अटल टनल, उसकी लंबाई लगभग 9.02 किलोमीटर की स्थित है, पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है और ये पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी और उसके बाद ये लगभग 18 वर्ष बाद तैयार हुई और 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग यानी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन भी किया। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आइए, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देखिए बीपीएससी 2022 में लेटेस्ट एकदम प्रश्न है दोस्तों। अटल टनल जो अटल सुरंग थी रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर, एकदम लेटेस्ट प्रश्न है, आप इसको देख सकते हैं। और निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो किसको पार करती है भाई, पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है, पश्चिमी पीर पंजाल को नहीं पार करती है, ये ध्यान दीजिएगा। और सोचिए अटल टनल से 2 बार प्रश्न पूछा गया, 2020 और 2022 में, तो ये रिपीटेड प्रश्न होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर की घाटी स्थित है, तो कश्मीर की घाटी आपको वृहद हिमालय और पीर पंजाल किस में स्थित है, तो हमने पढ़ा लघु हिमालय। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका ये जो ग्रेट हिमालय होता है और ये जो मिडिल हिमालय होता है, यहीं पे आपको कश्मीर की घाटी देखने को मिलती है पीर पंजाल की श्रेणियों में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया है। अब यहाँ पे एक और फैक्ट आपको समझना है कि भारत के जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से यूनियन टेरिटरीज के रूप में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में वृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। फिर आगे फिर से ये प्रश्न पूछा जा रहा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 में, देखिए ये प्रश्न रिपीट हो गया 2016 के एमपी से। कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ पे, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में। हिमाद्री पर्वत श्रेणी ही आपके महान हिमालय को कहा जाता है, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन का जो भाग है वो लद्दाख का पठार आता है इसमें, और ये 1995 में बहुत पुराना प्रश्न ये पूछा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे व्याख्या भी दी हुई है दोस्तों, आइए इसको देखते हैं। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर स्थित है, जो लद्दाख में स्थित है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है और लद्दाख पठार अक्साई चीन के क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है, तो 8,848 किलोमीटर है, लेकिन ऑप्शन में अगर 50 दे रहा तो हम इसी को मान लेंगे, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये जो ऊंचाई है ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से 8,848 मीटर लगभग 8,850 मीटर है। नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की है, तो इसलिए इसको यही माना जाता है। हिमालय पर्यायवाची है महान हिमालय का, शिवालिक का, मध्य हिमालय का या ट्रांस हिमालय का। तो ध्यान देना, ये हिमाचल लिखा, सॉरी मैंने हिमालय पढ़ दिया गलती से। तो हिमाचल की बात करेंगे तो मध्य हिमालय में आता है, या जिसको हम लोग लघु हिमालय भी कहते हैं। हिमाचल उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, तो महाभारत श्रेणी भी इसी का नाम मेरे दोस्तों बोला जाता है। अगला प्रश्न है आपका आईएएस 2017 का प्रश्न। सोचिए, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। बस यहीं पे आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको गिना दूं तो अगर आप देखेंगे राज्यों की अगर हम बात करें तो आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो यूनियन टेरिटरीज हो गए। फिर आप यूके उत्तराखंड को देख सकते हैं, सिक्किम को देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश को देख सकते हैं, आसाम को देख सकते हैं, मेघालय को देख सकते हैं, मिजोरम को देख सकते हैं, मणिपुर को देख सकते हैं, नागालैंड को देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप बताइए एक आधा और कोई छूट रहा होगा,
हाँ, जैसे पश्चिम बंगाल में भी थोड़ी बहुत रेंज इसकी देखने को मिलती है। तो कई सारे ये जो है कि स्टेट होगा, तो 5 राज्य तो है ही नहीं। तो अब आप एलिमिनेट भी कर सकते हो कि यहाँ एक गलत है, यहाँ एक गलत है, तो बी और सी में से एक मिलेगा। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए 2 भी गलत हो जाएगा। अब पश्चिमी राज्य कैसे, मतलब पश्चिमी घाट, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आइए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। अब अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें दोस्तों, तो क्या हम बात करेंगे पश्चिमी घाट की, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से शुरू होता है आपका पश्चिमी घाट, यहाँ से। तो पहला स्टेट तो आ गया आपका गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, कर्नाटक 3, गोवा 4, केरल 5 और तमिलनाडु भी इसमें शामिल होता है। तो 6 राज्य आते हैं, न कि 5 राज्य। इसलिए आपका पहला तो गलत था, दूसरा भी गलत हो गया। और पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, तो बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका छोटा सा पॉइंट है पुलिकट झील का, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे स्थित है। इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही मान लिया जाएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया कि केवल 3 यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं हम लोग, इसको और डिटेल से समझते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि 2019 से हो चुके हैं यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हैं। और इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट स्पेशली गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस तरीके से 6 राज्यों में विस्तारित होता है। पुलिकट भारत की दूसरी सबसे बड़ी चिल्का के बाद लैगून झील है और इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य स्थित है। इसीलिए यही स्टेटमेंट एकमात्र सही माना गया। अब आगे चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो उत्तराखंड की हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। सिक्किम का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश का ये भी सही। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरीके की कोई भी श्रेणियां नहीं देखने को मिलती, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। तो अरावली आपकी सबसे पुरानी है, विंध्याचल भी पुरानी है, पूर्वी घाट भी पुरानी है, जबकि हिमालय श्रेणी सबसे नवीनतम है। और इनमें भी अगर हम डिवीज़न करेंगे तो शिवालिक को हमें सबसे नवीनतम श्रेणी के रूप में माना जाता है। यहाँ पर समझ सकते हैं आप, हिमालय श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है और यह दिए गए विकल्पों में से नवीनतम श्रेणी है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला और महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहते हैं। यह भी एक जानकारी दी गई बस। अगला प्रश्न है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020। देखिए कितने आसान ये सब प्रश्न हैं जो रिपीट होते रहते हैं, बस आपको तैयार रहना चाहिए। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो गया अलग अलग एग्जाम्स में, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि घटना चक्र की इंपॉर्टेंस बहुत है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप कर लेते हो प्रीलिम्स के स्तर पे या मेंस के स्तर पे, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी भाई, हिमाद्री है, अरावली है, पश्चिमी घाट है, विंध्याचल श्रेणी। तो ए ऑप्शन इस सही हो जाएगा। और अगर इनमें भी अगर हम ग्रेट हिमालय या हम बात करेंगे कि मिडिल यानी लघु हिमालय और सबसे लास्ट अगर शिवालिक हिमालय की बात करें, तो इन तीनों में भी सबसे नवीन हो जाएगी आपकी शिवालिक हिमालय। तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है 35, क्या कहता है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। और हिमालय क्षेत्र को जो भूकंपीय जोन होता है उसे 5 में रखा गया है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, तो ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही बात है कि ये दोनों ही सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। अनुदैर्घ्य होने की वजह से वहाँ पे भूकंपीय क्षेत्र अधिक होते हैं और ये आपके यूपीपीसीएस 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है और इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र यानी सिस्मिक जोन 4 एवं 5 में आता है, स्पेशली 5 में आता है दोस्तों। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र शामिल हैं तथा भारत में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार भी है। अतः दूसरी बात अगर हम देखें, हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम यानी कि थ्रस्ट एवं भ्रंश यानी दरार पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर
दक्षिण से ऊपर की ओर बढ़ने पर ये जो कि मैंने कल की क्लास में समझा दिया था बहुत डिटेल से, एमएफटी मिलता है जिसको हम लोग मेन फ्रंटल थ्रस्ट कहते हैं। फिर एमएफटी और एमबीटी के मध्य उप हिमालय यानी कि शिवालिक की रेंज है। एमबीटी और एमसीटी के मध्य आपको लघु हिमालय देखने को मिलेगा और इसके ऊपर बृहद हिमालय जिसे हम लोग सीसीजेड यानी सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है, इसका विस्तार होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी हैं। अब आगे हम देखते हैं, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका उदाहरण भाई? यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है। सरोवरीय मैदान, लोयस मैदान, हिमनदी मैदान या जलोढ़ी मैदान। तो इम्फाल बेसिन जो है दोस्तों वो सरोवर के मैदान से संबंधित है, मतलब तालाब से संबंधित है, झील से संबंधित है, ये किसी नदी से संबंधित नहीं है। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। यानी कश्मीर घाटी के लिए अगर मान लीजिए 2024 प्रीलिम्स में अगर यूपी पूछ लेता है तो आपको याद होना चाहिए कि इम्फाल बेसिन और कश्मीर घाटी दोनों ही हमने पढ़ी हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं। चट्टानें जो है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। और ये प्रश्न आपका यूपीएससी का है, तो आइए इसकी व्याख्या के साथ हम इसके उत्तर को पूरा डिस्कस करेंगे आपसे। अच्छा, ये यूपीएससी का नहीं दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019 का है। इसका बी आंसर सही है, तो हम बी आंसर को न देख के हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। यहाँ से मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, पहली चीज, अतः कथन एक गलत हो गया। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये बात सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्ज होम और गुफ कराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए 2 और 3 सही है, पहला गलत है क्योंकि ये चट्टानें हैं वो जीवाश्महीन नहीं है, बल्कि यहाँ पे जीवाश्म देखने को मिलते हैं। और एमपीपीसीएस 2019 का प्रश्न है कि हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा दोस्तों केसर की खेती के लिए फेमस है, और जब केसर का नाम आ गया तो नो डाउट हम कश्मीर हिमालय में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कश्मीर हिमालय में, क्योंकि कश्मीर में ही केसर की खेती होती है। समझते हैं इसको। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। यह तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र जाफरान यानी कि केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? सिक्किम में, तिब्बत में, नेपाल में, उत्तराखंड में। तो ये तिब्बत में देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे ट्रांस हिमालय को पढ़ते हैं टी नाम से, और इसी ट्रांस हिमालय में कराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये 3 रेंज मिलती हैं जिनका विस्तार भारत और तिब्बत के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहाँ इस उत्तर मानेंगे इसका? तिब्बत में, क्योंकि कैलाश पर्वत जो कि तिब्बत चीन के अंतर्गत आता है अब यहाँ अवस्थित, और यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है, कैलाश मानसरोवर की जो हम लोग यात्रा करते हैं। अगला प्रश्न है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022। अब आप देखिए कि यूपीपीसीएस के द्वारा जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उससे संबंधित कितने सारे प्रश्न पूछ लेगा, लगभग 4 से 5 प्रश्न। और अगर आपकी पकड़ इस टॉपिक पर होगी तो नो डाउट आप इसके सारे प्रश्न कर सकते हो। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इससे ये समझ में आया कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको पढ़ने के लिए पिछली क्लास को देखना होगा, लेक्चर नंबर जो इसके पिछले होगा वहाँ पर आपको पूरा डिस्कस किया गया है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? भाई चोओ, लोहोत्से, अन्नामलाई या सिरुमली। तो यूपीपीसीएस 2022 का है। अब देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करें तो अन्नामलाई के बेस पे आप इसे निकाल सकते हो। यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, तो बचा क्या? 1 और 2। तो सिरुमाली और अन्नामलाई दोनों दक्षिण भारत की चोटियाँ हैं, जबकि लोहसे और चोओ ये दोनों ही उत्तर भारत यानी हिमालय की श्रेणियाँ हैं। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो देखते हैं, चोओ और लोहस्य हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित पर्वत श्रृंखला है, जबकि अन्नामलाई और सिरुमाली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। तो ये आपका तरीका होता है सेलेक्ट करने का। अब हम बात करेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों एवं पहाड़ियों की। तो चलिए इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं
कि भारत के बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। तो ध्यान देना, यहाँ पर आपको आग्नेय शैल भी देखने को मिलेगी और रूपांतरित शैल भी देखने को मिलेगी, और इन दोनों के बीच में आपको जो अवसादी शैल आती है वो भी देखने को यहाँ पर मिलती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सी शैलें स्थित हैं, तो आप कहोगे आग्नेय शैल भी मिलती है, रूपांतरित शैल भी मिलती है और अवसादी शैल भी मिलती है। ऐसे प्रश्न यूपीपीसीएस 2024 में बनने की संभावना रहेगी। प्रायद्वीपीय भाग में गोंडवाना भूमि के अपक्षय और अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। ये गोंडवाना के अपक्षय अपवाह के इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियां देखने को मिलती हैं और गोलाकार पहाड़ियां भी देखने को मिलती हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, एक तो होता है मध्य उच्च भूमि और दूसरा होता है आपका दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है उसे ही हम उच्च भूमि के नाम से जानते हैं, मध्य उच्च भूमि के नाम से। आइए इसको मैप में भी एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो रीजन होता है, स्पेशली ये वाला रीजन तो होता है आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, और यहाँ पे आप देखेंगे नर्मदा नदी है, यहाँ पे विंध्यन रेंज है, यही सब मालवा के रीजन में आता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसके ऊपर वाले रेंज में ये जो पठारी क्षेत्र आते हैं ये सब मालवा विंध्यन का ही विस्तार होता है, जबकि इसके नीचे वाले रेंज को अगर आप देखेंगे तो ये आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार का मैदान कहलाता है। अब इसको हम और अभी आगे समझते हैं। जैसे नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार जो हमने पढ़ा कि उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कि आगे विंध्यन श्रृंखला, दक्षिण में मध्य उच्च भूमि और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। ये अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से होकर राजस्थान और हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। दिल्ली में आप लाल किला देख सकते हैं, कुतुब मीनार देख सकते हैं, दिल्ली का राजपथ जिसको कर्तव्य पथ का नाम दिया गया, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, संसद, ये सभी चीज़ें दिल्ली के किस पे बसाई गई हैं? तो ये सभी की सभी दिल्ली में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसी के ऊपर इनका निर्माण किया गया है। इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, और प्री कैम्ब्रियन काल का मतलब होता है कि इसमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म की उपस्थिति नहीं देखने को मिलती है। इस समय कोई भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, केवल और केवल जो है कि प्राकृतिक घटक थे, लेकिन कोई भी जीव नहीं था, इसलिए इसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, जीवाश्म नहीं होता है। और यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला भी होती है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है ये। आगे देखते हैं, इसकी जो सर्वोच्च चोटी की अगर हम बात करेंगे तो गुरु शिखर है जो कि 1722 है, और इसी गुरु शिखर के पास माउंट आबू में दिलवाड़ा नाम का एक जैन मंदिर है जो जैनियों का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है। अरावली अवशिष्ट पर्वत यानी रेजिड्यूशल माउंटेन का उदाहरण है। अवशिष्ट का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पे पर्वत कट छट के बहुत छोटे से रह गए, चाहे वो प्राकृतिक आपदा की वजह से छट गए या बाढ़ या भूकंप या सुनामी की वजह से खत्म हो गए या सूखे की वजह से, यानी अब उसके टुकड़े बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यहाँ लिखा भी है कि अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा अपर्दित होकर नीचे हो जाते हैं और उनका अवशिष्ट या शेष भाग ही केवल हमें दिखता है, बाकी सारे भाग जो है कि नीचे दब जाते हैं। और चूंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपर्दन होने से होता है, इसलिए इनको घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जा सकता है। तो ये ध्यान देना, घर्षित पर्वत भी इन्हें ही कहते हैं। जैसे विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, ये तीनों ही आपके अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, मैं ये भारत में आपको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस रेंज को। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पठारी रेंज थी दोस्तों, जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार मैदान था, वो लगभग कुछ इस तरीके से विस्तारित है, कुछ इस तरीके से विस्तारित है, पश्चिमी और पूर्वी घाट के किनारे किनारे। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे सतपुड़ा का पर्वत है, मांडव श्रेणी है, ये विंध्यन श्रेणी है, ये सभी और ये अरावली श्रेणी है, ये सभी किस में आती है? मालवा के पठार वाले रेंज में आती है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर पाएंगे। और जबकि ये जो महाराष्ट्र से रीजन अगर हम उठाएं महाराष्ट्र से, तो ये सारा का सारा आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार जो कि एक त्रिभुजाकार आकृति का देखने को मिलता है। तो आइए और हम नीचे चलते हैं या इसके अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो क्या लिखता है अगले पॉइंट में? यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का भाग है। ध्यान देने वाली बात है कि जो सतपुड़ा की रेंज है वो दक्कन पठार का भाग है
और इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में है। तो कहाँ कहाँ में देखने को मिलता है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़, 4 राज्यों में। और इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अगर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए ये सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, ये आप चलिए मैं आपको सतपुड़ा रेंज को बढ़िया बढ़िया बना के दिखाता हूँ। ये सतपुड़ा रेंज है। तो यहाँ पे जो नदी का प्रवाह दिख रहा है ये दक्षिण साइड में, साउथ की तरफ, ये तो हो गई आपकी तापी नदी या ताप्ती नदी। और यहाँ पे जो प्रवाह दिख रहा है आपको नॉर्थ साइड में, ये हो जाएगी आपकी नर्मदा नदी। तो आप देख पा रहे होंगे कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में ये तीनों ही सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार देखने को मिलता है। तो सतपुड़ा रेंज के उत्तरी भाग में नर्मदा, दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी बहती है और सतपुड़ा श्रेणियाँ इन दोनों नदियों के मध्य स्थित है। धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और यह पंचमढ़ी में स्थित है, जो कि एक हिल स्टेशन होता है, टूरिस्ट प्लेस है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 1200 मीटर है। केरल में इसे सव्य पर्वतम के नाम से जानते हैं, सव्य पर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुडी है, जो कि पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। अब यहाँ पर इस फैक्ट को आपको रटना है बस, और कुछ नहीं। जैसे पश्चिमी जो घाट का दक्षिणी क्षेत्र है वो उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, इसीलिए अनाईमुडी जो है कि वहाँ पे चोटी देखने को मिलती है दक्षिण भारत में, क्योंकि यह जो क्षेत्र है वो ज़्यादा हाइट पर है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 6 राज्यों के मध्य 1500 किलोमीटर की लंबाई में, उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया गया है। और ये भ्रंशोत यानी ब्लॉक पर्वत हैं, जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है, या यूँ कहें कि हम उसे कहते हैं निमज्जन के कारण। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र और खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद और सीढ़ी नुमा है, क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। अर्थात अगर आप महाराष्ट्र या कर्नाटक से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु की तरफ जाएंगे तो आपको सीढ़ी नुमा एक ढाल देखने को मिलेगी। इसीलिए पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई और आपकी जो है कि कृष्णा हो गई, ये तीनों ही नदियां जो है कि अरब सागर में नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तट से होते हुए, क्योंकि ढाल जो है कि इसी तरफ है। आगे देखते हैं हम 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो पश्चिमी घाट है मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। तो बेसाल्ट भी मिलेगा, ग्रेनाइट भी मिलेगा, नाइस भी मिलेगा। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य में स्थित हैं। यह पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी यानी ओडिशा से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। तो आप देख सकते हो कि जो पूर्वी तटीय मैदान होता है, जैसे पश्चिमी तटीय मैदान हमने पढ़ा गुजरात से लेकर तापी नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तमिलनाडु तक जाता है, वैसी पूर्वी तटीय मैदान की बात करेंगे तो महानदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ी तक जाता है। तो आइए मैप में इसको फिर से समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये कहीं आप तापी रिवर को देखेंगे तो यहाँ से लेकर आपको जो है कि पूरा का पूरा ये केप अंतरीप तक जो कि 6 राज्यों में पश्चिमी घाट देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पे आप देखेंगे महानदी के आसपास की रेंज को जो उड़ीसा है, और यहाँ से आप नीलगिरी की चोटी तक देखेंगे तो ये आपका पूर्वी घाट का हिस्सा हो जाता है। किसका हिस्सा हो जाता है? पूर्वी घाट का। और पश्चिमी घाट से प्रमुख नदियाँ इसी ढाल की ओर चलती हैं, पूरब की ओर चलती हैं। तो ये आपको समझाना था बस मुझे यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर और भी जानकारी को अगर हम कवर करते हुए चलें तो जवादी पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है और पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर स्थित है। यानी नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहीं पर आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु देखने को मिलता है, मिलन बिंदु। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी वो दोता बेट्टा है जो कि 2637 नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। जबकि पूरे दक्षिण भारत की या पूरे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की अनाईमुडी है जो कि केरल में मिलती है। यहाँ देखेंगे कि दक्षिण भारत की प्रसिद्ध तोडा जनजाति जो कि तमिलनाडु जनजाति यहीं निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों में, और अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। और इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है जो कि पूरे दक्षिण भारत की या पूरे प्रायद्वीपीय पठार की या पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वतमाला
तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है और ये इन्हीं तीनों राज्यों में जो है कि देखने को मिलता है। यह एक पर्वत ग्रंथि है और कार्डमम की पहाड़ियाँ, जिसको इलायची पहाड़ियाँ भी कहते हैं, दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। तो केरल और तमिलनाडु दोनों में ही देखने को मिलती है। इन्हीं पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर होती है। सेवराय पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु के सलेम के पास स्थित है, ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित माना जाता है, मतलब इन्हीं पहाड़ियों पर है। और अब थोड़ी सी और जानकारी है यहाँ पर कि महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। गढ़जात की पहाड़ियों की बात करेंगे, गढ़जात की अगर हम देखते हैं, गढ़जात की पहाड़ियाँ ओडिशा राज्य में स्थित है जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है गढ़जात की पहाड़ियाँ। अजंता की श्रेणी, अजंता श्रेणी की बात करेंगे, इसका विस्तार केवल और केवल महाराष्ट्र राज्य में है। रामगिरी की पहाड़ियों की बात करें तो रामगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये तेलंगाना में स्थित है। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा होती है और मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी भाग हैं। तो आप देखोगे महादेव पहाड़ियाँ, अमरकंटक पहाड़ियाँ या चोटियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ, ये सभी की सभी, जैसे यहाँ महादेव पहाड़ी, यहाँ मैकाल श्रेणी हो गई, ये सभी सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी भाग हैं और ये मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत हैं। तो दोस्तों ये तो था दक्षिण पठार का क्षेत्र और अब हम इसके प्रश्नों को अगली क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।